Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra. Going to discuss about the insurance company. There are some MCQs which are having a great importance for your BCom examinations as well as other competitive examinations. Let us proceed. Calculate net premium. Calculate net premium. Schedule number 1 of revenue account का शेड्यूल नंबर 1 में प्रीमियम की कैलकुलेशंस होती है और प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कौन सा प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है और कौन सा प्रीमियम हमें पेमेंट करनी पड़ी है। तो नेट प्रीमियम रिसीव्ड है आपका 6 लाख रुपीज़। प्रीमियम एक्सेप्टेड ऑन इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 1,20,000। बच्चों इसको थोड़ा सा सही कर लें। एक्सेप्टेड ऑन री इंश्योरेंस है, क्या है? री इंश्योरेंस। प्रीमियम एक्सेप्टेड ऑन री इंश्योरेंस रुपीज़ 1,20,000 एंड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड है 80,000, राइट। तो 6 lakh plus 1,20,000 minus 80,000, your answer will be 6,40,000. So now the C option is correct for your question number 1. Next question देखें, कैलकुलेट नेट प्रीमियम नेट क्लेम। अब यहाँ पर आपको नेट क्लेम निकालना है। नेट क्लेम किस में आता है? शेड्यूल नंबर 2 में। शेड्यूल नंबर 2 में क्लेम पेड दिया है 6 लाख। क्लेम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 1 लाख रुपीज़। तो री इंश्योरेंस का क्लेम आपको पेमेंट करना है 1 लाख और अपने यहाँ का क्लेम पेमेंट करना है 6 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 7 लाख। 7 लाख में से प्रीमियम रिकवर्ड फ्रॉम अदर कंपनी रुपीज़ 50,000। प्रीमियम रिकवर्ड फ्रॉम अदर कंपनीज। तो देखें बच्चों, यहाँ पर प्रीमियम लिखा हुआ है, ठीक है। प्रीमियम रिकवर्ड ये शेड्यूल नंबर 1 का पार्ट है, शेड्यूल नंबर 2 का नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस कंपनी, तो मैं ये 50,000 रुपीज़ रिड्यूस कर देता। अब आपको ऑप्शन देखना होगा कि टोटल आपकी क्लेम कितना बन रही है? 7 लाख। तो यहाँ पर 7 लाख रुपीज़ यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखें, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। बच्चों अब इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। If they are fire insurance companies or marine insurance companies, both insurance company prepare reserve for unexpired risk at a fixed percentage over the net premium. तो नेट प्रीमियम के फिक्स परसेंटेज उनको रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क रखना ही पड़ता है। ये कंपनी के IRDA के थ्रू ये सर्टेन है, निश्चित किया गया है कि हर हालत में हर एक इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो फायर इंश्योरेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी मेरीन इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, सभी लोग अपने यहाँ पर फिक्स परसेंटेज से नेट प्रीमियम का रिजर्व मेंटेन करेंगे। तो फायर इंश्योरेंस कंपनी होगी तो 50% रिजर्व मेंटेन करती है। मेरीन इंश्योरेंस कंपनी होती है तो 100% रिजर्व मेंटेन करती है। अदर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, they will maintain the reserve up to 40%, and in case of life insurance company total reserve ही प्रिपेयर किया जाता है। टोटल जो भी अमाउंट होगा that will be the reserve for unexpired risk, क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो अनसर्टेनिटी का बिजनेस है, जो कभी भी सर्टेन हो ही नहीं सकता और क्लेम कभी भी अराइज हो सकता है। In such circumstances, it is very essential to maintain the reserve at a fixed percentage. तो यहाँ पर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फॉर द इंश्योरेंस विल बी कितना होगा?
फॉर द फायर इंश्योरेंस, ठीक है। फायर इंश्योरेंस पर अभी अभी आपको हमने बताया कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस कंपनी एटलीस्ट 50% शुड बी मेंटेन। एटलीस्ट नहीं, 100% वो 50% ही मेंटेन करना है, आपको हमेशा याद रखना है। 50% ही फायर इंश्योरेंस के केस में आपको रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ नेट प्रीमियम इन केस ऑफ मेरिन इंश्योरेंस। तो मेरिन इंश्योरेंस में क्या है, 100%। अभी आपको हमने बताया कि 100% मेरिन इंश्योरेंस कंपनी अपने पास नेट प्रीमियम का रिजर्व मेंटेन करेगी, राइट। नेक्स्ट देखें, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड विल इंक्रीज द अमाउंट या डिक्रीज द अमाउंट या बोथ या नन ऑफ द अबव। ऑप्शंस में अब आपको देखना है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड। देखें बच्चों, जब हमारे पास बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है तो हमारी कंपनी बहुत खुश हो जाते हैं या हमारे एजेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि जब बड़ा इंश्योरेंस लेंगे तो बड़ा प्रीमियम आएगा मेरे पास और बड़ा कमीशन भी आएगा, राइट। लेकिन इसके अपोजिट साइड में अगर आप देखें तो जब लॉस होगी तो बड़ी लॉस होगी, बहुत बड़ी लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा, यानी क्लेम आपको बेयर करना पड़ेगा। ऐसे में द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ऑलवेज डिसाइड अ प्लान, और वो प्लान क्या होता है, आउट ऑफ द प्रीमियम आउट ऑफ द पॉलिसी 50% पॉलिसी वो कहीं और से ले लेती है, यानी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है। तो जो भी प्रीमियम मिलेगा उसका 50% वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी लेगी और 50% हम देंगे क्लेम का। ऐसे ही प्रीमियम का भी बंटवारा 50% हम लेंगे, 50% हम उनको दे देंगे, ठीक। तो जब कभी भी लॉस होगी तो जिस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करा रखा है वो कंपनी हमें क्या करेगी, 50% क्लेम वापस करेगी, ठीक। समझ गए होंगे। तो इसे कहते हैं री इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड फ्रॉम अदर कंपनी, राइट। तो अब आप समझिए कि जब हमारे पास क्लेम का अमाउंट आया, सपोज कीजिए 10 लाख, उसमें से री इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया 2 लाख रुपए, तो अब हमें क्लेम कितना पेमेंट करना पड़ेगा, हमें 10 लाख पेमेंट करना है, लेकिन 2 लाख रुपए दूसरी कंपनी हमें पेमेंट करेगी। तो हमारा प्रीमियम, वो क्लेम का अमाउंट रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, घट गया। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस क्लेम या री इंश्योरेंस रिकवरी आप इसे कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज समथिंग रिकवरी ऑफ री इंश्योरेंस तो दिस अमाउंट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल क्लेम। टोटल क्लेम से हम इसे माइनस कर देंगे। आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ क्लेम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ना है। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लेम, नहीं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लेम, नहीं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लेम, हमारे क्लेम को वो डिक्रीज कर देगा, जितना हमें पेमेंट करना था उससे हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखें, अंडर विच प्लान द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्लेम इज ओनली अवेलेबल ऑन डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। देखिए बहुत इसेंशियल पॉइंट है कि कौन सा प्लान ऐसा है जिसमें डेथ पर ही पेमेंट किया जाता है। तो देखें, डेथ पर पेमेंट किया जाने वाला यहाँ पर आपको होल लाइफ प्लान दिखा हुआ है, ठीक। याद कर लीजिए कि होल लाइफ प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें डेथ के टाइम पर ही हमें पेमेंट करना है, ये एक मुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। देखें, कैलकुलेट कमीशन अंडर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में क्या आता है, कमीशन। देखो बच्चों,
इंश्योरेंस टोटली बेस्ड ऑन योर कमीशन, सब कुछ कमीशन पर होता है। जब मैं प्रीमियम कलेक्ट करने जाता हूँ एजेंट बनकर तो वहाँ पर हमें कमीशन मिलता है। जब हमारी कंपनी किसी अन्य इंश्योरेंस कंपनी को री इंश्योरेंस कराती है, अन्य इंश्योरेंस कंपनी से री इंश्योरेंस कराती है, तो वहाँ पर कंपनी भी कमीशन खाती है और पूरा बिजनेस इनका कमीशन पर ही चलता है। इसलिए एक अलग से हमने शेड्यूल प्रिपेयर कर दिया है, वो शेड्यूल नंबर 3 कमीशन का ही है। टोटल कमीशन देखा जाएगा। आइए, यहाँ पर कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस दिया है 35,000, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड दिया है 3,000 एंड कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड दिया है 8,000। अब देखिए 35,000 रुपये डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन है जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा और 8,000 रुपये री इंश्योरेंस का कमीशन है जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा और 3,000 रुपये कमीशन हमें रिकवरी हो जाएगी। तो 35,000, 8,000 यानी 43,000 और 3,000 रुपये हमारी रिकवरी हो जाएगी। तो 3,000 माइनस कर दीजिए। अब आपका कितना आया 40,000। तो आंसर आपका होना चाहिए ए। लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल। आप भी जानते हैं शेड्यूल कितने होते हैं, केवल 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, लॉस ऑन एक्सचेंज क्या है, इट इज वन ऑफ द एक्सपेंसेज। शेड्यूल नंबर 1 आपने देखा प्रीमियम है, शेड्यूल नंबर 2 क्लेम है, शेड्यूल नंबर 3 कमीशन है। लॉस ऑन एक्सचेंज क्या है, खर्चा है। ठीक, खर्चा कहाँ चला जाना चाहिए, अब जो बाकी बचा कूड़ा कचरा है सब कुछ शेड्यूल नंबर 4 में आपको डाल देना है। शेड्यूल नंबर 1 में आपको प्रीमियम देना है, प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है। शेड्यूल नंबर 2 में क्लेम का कैलकुलेशन किया जाता है। शेड्यूल नंबर 3 में आपका कमीशन होता है। शेड्यूल नंबर 4 में बाकी सभी एक्सपेंसेस जो भी हों उनको आप शेड्यूल नंबर 4 में डालते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका शेड्यूल नंबर 4 यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। अब देखिए फिर से आया बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल। तो बैड डेट्स भी कहाँ आएगा, शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 2 क्लेम, शेड्यूल नंबर 3 कमीशन। इसमें तो कहीं आना नहीं बैड डेट्स। बैड डेट्स कहाँ पर आएगा, शेड्यूल नंबर 4 में। तो शेड्यूल नंबर 4 में बैड डेट्स रिकवर्ड दिया हुआ है। अब वहाँ पर देखिए इस साल का टोटल बैड डेट्स कितना है, उस बैड डेट से माइनस कर देंगे हम शेड्यूल माइनस कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि दिस अमाउंट ऑफ बैड डेट्स हैज बीन रिकवर्ड बाय द कंपनी। तो दिस विल रिड्यूस द लॉस ऑफ बैड डेट्स इन करेंट ईयर, राइट। तो करेंट ईयर की जो बैड डेट से लॉस होने जा रही है उसमें आपकी कमी आ जाएगी। तो आंसर आपका होना चाहिए डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। एडिशनल रिजर्व, देखिए एडिशनल रिजर्व आपने जब इंश्योरेंस कंपनी के शेड्यूल प्रिपेयर किए होंगे तो प्रीमियम के साथ अभी आपको बताया रिजर्व बनाना होता है। फायर इंश्योरेंस में 50%, मेरीन इंश्योरेंस में 100%, जनरल इंश्योरेंस में 40%। ठीक, ये रिजर्व्स आप प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया होता है 5% ऑफ नेट प्रीमियम विल बी एडिशनल रिजर्व, या 10% ऑफ नेट प्रीमियम विल बी एडिशनल रिजर्व, या एडिशनल रिजर्व विल बी इंक्रीज बाय 2% फ्रॉम नेट प्रीमियम। ऐसा कुछ क्वेश्चन में मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए एडिशनल रिजर्व इज ऑलवेज मेंटेन्ड बाय द कंपनी ऑन हिज ओन ऑप्शन, कि साहब अपने खुद के, नहीं तो ये परसेंटेज बार बार बदलते नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया, एडिशनल रिजर्व इज मैंडेटरी, कंपलसरी एंड मैंडेटरी बोथ आर सेम थिंग। ठीक, ऑप्शनल है, क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो एडिशनल रिजर्व रखो, आप चाहो तो एडिशनल रिजर्व ना रखो, लेकिन जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है यानी वैधानिक रूप से रिजर्व बनाना जरूरी है, वो आपको हमने बता दिया 50%, 100% एंड 40%, राइट। तो याद रखें, अब यहाँ पर आंसर होगा आपका सी।
नेक्स्ट देखें, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज रिगार्डिंग क्लेम इज अ पार्ट ऑफ, फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेज आया। अब आप समझिए कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेज किसका पार्ट होगा, शेड्यूल नंबर 1 नहीं, शेड्यूल नंबर 2 नहीं, शेड्यूल नंबर 3 नहीं, तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेज कहाँ जाएगा, शेड्यूल नंबर 4 में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं दैट विल बी डेबिटेड टू योर शेड्यूल नंबर 4 एज अ एक्सपेंस। तो जब हम रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एक्सपेंसेज में शेड्यूल नंबर 4 आता है जिसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक, तो शेड्यूल नंबर 4। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, बच्चों ये देखना है कि इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। यू आर गोइंग थ्रू इन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट देख रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में जो रिसीट्स होती है वो क्या है, प्रीमियम, और जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो है क्लेम। ठीक, इस बिजनेस को ऑपरेट करने में कमीशन पर बिजनेस चलता है, इसलिए शेड्यूल नंबर 3 बनाया गया, कमीशन। और जो एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू योर बिजनेस या ऑपरेटिंग द बिजनेस, उसके लिए हमारा शेड्यूल नंबर 4 है। ठीक, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इट इज अदर इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने अदर इनकम गेन किया है, तो अदर इनकम गेन किया है तो अदर इनकम भी अब होगा तो इंश्योरेंस कंपनी के ही पार्ट में। तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट का रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस समय शेड्यूल नंबर 1 आपका प्रीमियम होता है, उसी के साथ साथ में हम नीचे ऐड कर देते हैं क्या, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या अदर इनकम। अदर इनकम का एक शेड्यूल होता है लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता। इफ़ द कंपनी हैज एनी अदर इनकम एक्सेप्ट प्रीमियम, तो दैट वुड बी एडेड इन टोटल इनकम में। तो टोटल इनकम में या टोटल रिसिप्ट्स में, तो टोटल रिसिप्ट्स आपकी प्रीमियम है और साथ में अदर इनकम अगर कोई भी पार्ट आ जाता है तो अदर इनकम के पार्ट में आपको रेवेन्यू अकाउंट में लेकर के जाना है। ठीक, अदर इनकम के पार्ट में रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही है। इफ कंपनी इज गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद रेवेन्यू अकाउंट, अगर रेवेन्यू अकाउंट के साथ साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करने जा रहा है तो दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड विल बी क्रेडिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ। ठीक, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जा रहा है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू अकाउंट, वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट होगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। राइट, हमें विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, लीगल एक्सपेंसेज रिगार्डिंग क्लेम। लीगल एक्सपेंसेज रिगार्डिंग क्लेम इज अ पार्ट ऑफ, देखिए देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन रिगार्डिंग क्लेम। क्लेम के साथ साथ बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो पर्टिकुलर जो आपका जिसका आपने इंश्योरेंस किया है वो आदमी आपको एफआईआर कराएगा, एफआईआर करा करके आपको पेपर दे देगा। अब अगर इसके इनकेस जिस आदमी की डेथ हुई है या जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है या आग लगी, फायर इंश्योरेंस है तो आग लग गई है, उसके बेसिस पर किसी अन्य लोगों का भी तो कुछ लीगल एक्सपेंसेज आपको पेमेंट करने पड़ सकते हैं। तो लीगल एक्सपेंसेज एक्चुअली पार्ट ही होता है क्लेम का। लीगल एक्सपेंसेज क्या होता है, क्लेम का पार्ट होता है। तो जहां मैं क्लेम 10 लाख रुपए देने जा रहा हूं, अगर लीगल एक्सपेंसेज 10,000 रुपये हो गया तो आपको टोटल क्लेम कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,10,000। ठीक, तो लीगल एक्सपेंसेज किसका पार्ट हो गया, क्लेम का। तो अब आपको इसको ऐड कर देना है कहाँ पर, क्लेम के साथ में। ठीक, लीगल एक्सपेंसेज अगर पर्टिकुलर दिया हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, यानी शेड्यूल नंबर 4 में। और इफ लीगल एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू योर क्लेम है तो दैट वुड बी एडेड टू योर क्लेम।
यानी आपका आंसर होगा शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 क्लेम कहाँ है? शेड्यूल नंबर 2 में बनता है। नेक्स्ट देखिए, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम विल बी एडेड टू। तो बोनस ऑन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम एक ऐसा बोनस होता है जो, अब आप समझ लें, जैसे आपने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया और होल ऑफ ईयर में आप क्लेम के लिए कभी नहीं गए, समझ गए ना? क्लेम के लिए आपने साल भर कभी नहीं गए, तो जब नेक्स्ट ईयर आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो उस समय पर आपको कुछ छूट दे दी जाएगी। क्या होगा? कुछ आपको छूट दे देंगे। ये छूट का अमाउंट ही आपके लिए बोनस होता है जब आप नेक्स्ट ईयर फिर से इंश्योरेंस कराएंगे उस समय पर। तो अब ये पोर्शन क्या होगा? आपके प्रीमियम से माइनस हो जाएगा, राइट? और जब आप प्रीमियम जमा करेंगे तो उतना पोर्शन आपको रिफंड आ जाएगा, मिल जाएगा। तो आपका प्रीमियम कम हो गया ना, लेकिन प्रीमियम तो टोटल दिखाना है, इसलिए क्या करोगे? प्रीमियम टोटल ऐड कर दोगे। और कंपनी के बेसिस पर क्या है? ये खर्चा है, जितना उसने बोनस दे दिया वो एक्सपेंस है, तो दैट शुड बी डेबिटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अब वो यानी शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा। तो कहाँ पर? यानी बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम विल बी एडेड टू शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4। तो एडेड टू दिया है यहाँ पर, शेड्यूल नंबर 4 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो कहाँ पर लेकर जाओगे? शेड्यूल नंबर 1 में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शन के बेसिस पर सही होते हैं। आपके दिमाग में तो बहुत कुछ है कि ऐसा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, वैसे क्या होगा अब आप समझ लें। शेड्यूल नंबर 1 में ऐड किया जाएगा और उसके बाद एज एन एक्सपेंस इसे ट्रीट करेंगे शेड्यूल नंबर 4 में। तो शेड्यूल नंबर 4 है नहीं, इसलिए केवल आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा कि विल बी एडेड टू शेड्यूल 1, राइट? नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस कंपनीज आर कवर्ड विद। इंश्योरेंस कंपनी कवर्ड किससे है? कि तो नंबर 1 है फर्स्ट IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, तो इंश्योरेंस उसका नाम ही है, इसलिए IRDA ही सही होगा। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। ठीक, ये आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, IBRD भी वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो आपका आंसर होगा ए, शेड्यूल नंबर IRDA से इंश्योरेंस पूरी कवर्ड होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि अन्य लोग भी बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।